एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है? इस बार कौन किया? इस बार भी? गेट बंद कर दो कोई। इसका तबीयत ठीक नहीं हुआ है क्या प्रियांशु? ठीक हो गया है तो उसका हो गया है वो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं पड़ता। चलो शुरू करें। कल के कहाँ तक पढ़े थे? तो एक बार देख लो अपन हम। हाँ जी, जोर से बोला करो यार थोड़ा। चलो, मुगल देख रहे थे, ठीक है। तो मुगल में हमने दो पार्ट बांट के देखा था। एक जो कि अर्ली मुगल या फिर डायरेक्टली आप मुगल केवल बोलते हो। एक जो कि 1707 के बाद यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम इसको लेटर मुगल बोलते हैं। लेटर मुगल क्यों? क्योंकि कल भी हमने देखा था इनकी पावर बिल्कुल कम हो गई थी। दूसरी चीज कि अब यहाँ पे जो नोबल हुआ करते थे यानी कि जो सामंत हुआ करते थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए और ये सारे पपेट बन गए। पपेट का क्या मतलब होता है? पपेट का मतलब है कि अपने इशारों पे किसी को चलाना, ठीक है। तो अल्टीमेट गद्दी पे तो मुगल बैठे हैं बट चला कौन रहा है? ये सब चीज, ठीक है। चलो, सामंतवाद। अब हमने लेटर मुगल में शुरू किया था जहांगीर शाह से, ठीक है। 1707 से 12 तक कौन था? जहांगीर शाह। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बहादुर शाह, ठीक है। उसके बाद 1712 से 13 तक जहांगीर शाह। एंड फाइनली जहांगीर शाह के बाद आएगा आपका फारूक सियार, ठीक है। कौन आएगा? फारूक सियार। ऐसा बोला जाता है कि फारूक सियार अगर अच्छे से काम कर पाता तो हो सकता था कि मुगल डिक्लाइन नहीं होते, या फिर ये भी मान सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं हो पाते जितना कि आज पावरफुल हो चुके। बट इसकी भी कुछ पॉलिसीज ऐसी निकली जो कि पूरी तरीके से अंग्रेजों को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। इसके पीछे का 2-3 रीज़न है, अपन वो देखेंगे। क्या हल्ला हो रहा है भाई? गर्मी क्यों लग रही है? इधर ध्यान से देखना, ठीक है। दिल्ली से कौन चला रहा है इसको? मुगल, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान, ठीक है। ये बांग्लादेश भी उस समय पे भारत में ही है अभी तक, इतना मान के चलो। तो ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। अब मेन दिल्ली में तो चल रहा है जहांगीर शाह का, सॉरी फारूक सियार का। लेकिन इस टाइम पीरियड पे आपको पता होगा कि 1600 के टाइम पीरियड पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है और फाइनली भारत में आ चुकी है, ठीक है। जहांगीर के टाइम पीरियड पे ही भारत में आया था। अब वो अपने इस वाले कोस्ट में तो बना ही लिया, ठीक। इसके साथ में इधर भी अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, है ना। और इसके जस्ट बाद जैसे ही मुगल डिक्लाइन हुआ, मुगल डिक्लाइन के बाद हम पढ़ेंगे दो, एक सक्सेसर स्टेट एंड दूसरा होता है रिबेलियन स्टेट।
रिबेलियन स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना। सक्सेसर स्टेट का मतलब होता है कि मैं आपका सक्सेसर हूं, यानी कि आप मालिक, मैं आपके नीचे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट क्यों हुआ? क्योंकि अभी यहां पे जो हमारे नोबल हुआ करते थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना, और नोबल जब पावरफुल हुए तो कोई भी अपने ऊपर किसी नाकामयाब इंसान को नहीं देखना चाहता। इज इट क्लियर? तो जब भी इनके ऊपर जो राजा महाराजा है वो, या फिर यहां रूरल बोल सकते हो, रूलर, अगर ये वीक हुआ तो ये तो चाहेंगे ना कि हम अपना शक्ति पावरफुल करें। जब भी आपका जो मास्टर है, यानी कि जो आपका गुरु है या फिर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, अगर ये वीक हुआ तो आप चाहोगे कि आपकी शक्ति बढ़ जाए। लेकिन यहां पे दो दिक्कत हैं। दिक्कत क्या है? अगर आप उससे अलग हो गए तो आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट माने जाओगे। एक तो फायदा है कि आप स्वतंत्र कहलाओगे, राजा कहलाओगे, लेकिन दूसरा दिक्कत यह भी है कि हो सकता है कल के दिन ये ज्यादा पावरफुल हुआ फिर तो आपको दबा देगा ना, क्योंकि आप एक नोबल हो, आपके पास मुश्किल से एक टेरिटरी है, उसके पास पूरा ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। तो दिक्कत पहला ये है कि हो सकता है इन फ्यूचर जो आज बहुत कम पावरफुल है या बहुत मतलब कमजोर है, हो सकता है कल के दिन उसके जो नीचे आए वो पावरफुल हो जाए। दूसरी चीज कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम देखनी पड़ेगी, यानी कि प्रशासन व्यवस्था देखना पड़ेगा, है ना, तो उसमें खर्चे भी हैं। तो इन कारणोंवश इन लोग क्या करते थे, अपने राजा इसी को समझते थे, लेकिन अपने आप को बोल देते थे कि हम आपसे इंडिपेंडेंट हैं। मतलब टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि आप हमारे मेन मतलब जो भी रूलर हो वही हो, लेकिन अब हम अपने मर्जी से यहाँ पे शासन चलाएंगे। इसके पीछे का दो रीजन है। पूछो क्या? अभी तक जब तक मैं इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया, सामंत वही आता, नोबल वही आता जिसको राजा भेजते, ठीक है। सपोज मान लो कि मैं मुगल हूं, आप हो मान लो कोई भी एक नवाब हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक इंसान हो, मैं बोलूंगा भाई तू जा और बंगाल को संभाल, आप जाओ हैदराबाद को संभालो, आप जाओ अवध को संभालो। लेकिन जब आपने बोल दिया कि बंगाल मेरा, तो आप, मैं नहीं बोल सकता आपको कि किसको दोबारा भेजूंगा, आपका बेटा ही राजा बनेगा। ये दो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने अलग से अपना स्टेट निकाल लिया जिसको हम बोलते हैं सक्सेसर स्टेट। दूसरा होता है रिबेलियन स्टेट। रिबेलियन स्टेट का मतलब है कि दोनों का राइवल, यानी कि दुश्मन, ठीक है। तो पूरा भारत में दो तरीके से स्टेट बन चुके थे, सक्सेसर स्टेट एंड रिबेलियन स्टेट। कौन कौन था सक्सेसर स्टेट? तो यहां पे आप याद रखना, सक्सेसर को मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये है आपका बंगाल, बंगाल में आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों आता था। यहां पे छोटा सा मिलेगा आपको अवध, ठीक है, अवध भी अलग है। नीचे आओगे तो इस वाले एरिया में मिलेगा आपको कार्नेटिक। क्या मिलेगा? तमिलनाडु वाले एरिया में कार्नेटिक। यहां पे आपको मिलेगा हैदराबाद, तेलंगाना एरिया में, हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आपको ट्रावनकोर मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला पेन पे ध्यान देना, यहां पे है मैसूर, ये वाला है मैसूर, मैसूर सुने हो, ठीक। यहां पे आपको मिलेगा मराठा, यहां पे मिलेगा जाट, राजपूत, ये वाले एरिया में, ठीक है। ये एरिया में मिलेगा आपको सिख, या फिर इसी को आप पंजाब बोलोगे। और ये बेसिकली दिल्ली, दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में रोहिलखंड, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसके एडजॉइनिंग एरिया में रोहिलखंड है, ठीक है। तो पूरा भारत देखो 1707 में जो कि एक ही इंसान के पास था, औरंगजेब के पास, वो अब धीरे धीरे बंटना शुरू हो चुका। तो जो भी मैंने ये पीला कलर से लिखा है, येलो कलर, वो सारे सक्सेसर स्टेट है। सबसे पहले कौन? हैदराबाद, कार्नेटिक, बंगाल, अवध, ठीक है।
और ये जो मैंने लिखा है पिंक कलर से, वो है आपके रिबेलियन स्टेट, जो कि पहले से ही दुश्मन थे, बाद में वो तो दुश्मन रहे ही रहे। कौन? मराठा, मैसूर, जाट, राजपूत, सिख, पंजाब, ये सब चीजें ये अलग से थे। इज इट क्लियर? अब ये दोनों टॉपिक हमको मिला के पढ़ना है, क्योंकि अभी केवल और केवल मैं लेटर मुगल की बात कर रहा हूं, इधर से ये दोनों चल ही रहा है, तो इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक होगा यही दोनों होगा। तो वहां पे मैं लेटर मुगल को कंबाइन करूंगा और यहां पे इन दोनों को कंबाइन करूंगा। तो अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका नॉलेज नहीं दूंगा, तो अब ये क्यूरियोसिटी बंद रखना कि सर इधर क्या चल रहा है, क्योंकि लेटर मुगल के बाद जब इधर आऊंगा तो लेटर मुगल से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी ये सब आया नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 1713 ऑनवर्ड, जो कि फारूक सियार राजा बन चुका है। क्लियर है? पिक्चर क्लियर हो रहा है? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? ठीक है, तो इस डायग्राम को आप चाहो तो बना सकते हो। देखो, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आप लिंक करोगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि सर आज ने ये टॉपिक पढ़ाया मैं तो रट लिया। सर रटना नहीं है, लिंक करना है कि अभी जब यहां ये चल रहा है तो इस इधर क्या चल रहा है, जब यहां फारूक सियार है तो इधर पे क्या चल रहा है। और यही टाइम पीरियड है कि फारूक सियार की पॉलिसी के वजह से बंगाल पूरी तरीके से पूरी तो नहीं बोल सकते बट पार्शियल तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां इनको मिल गया मतलब पास बनाने का अधिकार, और जब ये पास बनाने का अधिकार मिला, कार्टन राइट्स मिला, तो ये पास बनाते बनाते जो प्राइवेट ट्रेड है वो करना शुरू कर दिए। यानी कि ये है सरकारी गुड, सरकारी माल, और ये है मेरे माल। ठीक है, सरकारी माल बेचते 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 एक इधर घुसा दिया। अब सोचो, मेरे वाला जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, क्या इस पे टैक्स लगा? क्या नहीं, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो मेरे जो टैक्स के पैसे बचे, सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो मैं शुगर फैक्ट्री चलाता हूं। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुगर फैक्ट्री है और यहां पे स्टाम्प लग गया। ठीक है, कोई भी बना दिए, ये स्टाम्प लग गया, मुहर, सील। अब ये सील लगाने का अधिकार किसको मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जा रहा है बंगाल में घुसा, ये एंट्री पॉइंट है। तो जब ये बंगाल में घुसा तो इस पे कोई भी टैक्स लगा क्या? तो अगर ये मुझे 90 रुपए पड़ा होगा तो बिना टैक्स के अंदर तक कितना पहुंच गया? सपोज ये मेरा गुड, मुझे भी खर्चे लगे बनाने में 90 रुपए, लेकिन जब मैं इसको अंदर भेजा तो अब ये कितना पड़ गया? 10 रुपए मान लो टैक्स लग गए, तो अंदर कितना पहुंचा? अब मैं अगर इसको बेचूंगा तो मिनिमम कितने में बेचूंगा? और ये बेचेगा तो कितना में बेचेगा? अरे 105 में भी बेचा तो आप 110 वाला लोगे कि 105 वाला? तो ये तो गरीब इंसान मर गया ना। तो मोनोपोली किसकी हुई? अब समझ में आ रही है कि पैसे कहां से आए? परसों मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों लास्ट में लड़े, बट ब्रिटिश जीत गया। वाई? क्योंकि ब्रिटिश को इतने पैसे यहां से मिल रहे थे कि अपने देश से पैसे मंगाना ये बंद कर चुका था, और फ्रांस को पूरा पैसे मंगाना पड़ता था फ्रांस से। अब सोचो, आप बड़े शहर में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे, और आपको घर से पैसे मंगाने हैं और आप डेली पार्टी कर रहे हो, क्या पार्टी चल पाएगा? और आप खुद पैसे कमा रहे हो और पार्टी कर रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये जो गरीब छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, क्या इनकी चल पाई? नहीं। मार्केट में ये क्या वैल्यू बना पाए? अगर ये 100 रुपए में भी बेचेगा तो सोचो ये 100 में बेच सकता है क्या? तो इसको तो 10 फायदा हुआ ना 1 केजी में। अब क्लियर है कि कैसे हम ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल हुआ एज कंपेयर टू फ्रेंच या फिर अदर यूरोपियन कंपनी। और गलती किसकी है? अगर फारूक सियार नहीं दिया होता तो क्या ये होता? अब फारूक सियार जब ये राइट्स दे दिया तो यहां के जो नवाब होंगे, नवाब मतलब ये वाला जो मैं यहां पे बताया ना, उन्हीं को नवाब का वर्ड बोलते हैं। तो यहां के जो नवाब होंगे उनकी फारूक सियार से अच्छी बनेगी या खराब रिलेशन होगा? और जब खराब होगा तो इन लोग अलग होने को बोलेंगे कि साथ में रहने को बोलेंगे? तो अलग हो गए। क्लियर है? चलिए, तो इसको लिखिए थोड़ा सा। देखो, इसीलिए इतिहास में टाइम लगता है लिंक बनाने में।
तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली फटाफट ये टॉपिक डलवा के लिखवा दूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। लिखिए इसमें, ये वाला पॉइंट पूरा लिख लिए। तू भी पढ़ रही है? गुड, समझ में आ रहा है पक्का? लिख लिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक डालिए फारूक सियार। वो सियार नहीं है ना, पता चला सियार बना दिए इसको। 1713 से 19 तक। कल मैंने आपको ये हायरार्की बताया था नोबल वाला, कहां कहां से आए थे? एक ईरान से आए थे, एक तुर्की से तुरानी, दुरानी, हिंदू और हिंदुस्तानी, ऐसे बताया था। ठीक है, उससे दिमाग में कुछ और चलेगा तो ये थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक जुल्फिकार खान नाम का आपका नोबल था, और इसकी मदद से कौन, जहांदर शाह कहां पे आया? गद्दी पे। अब जहांदर शाह पहली बार हिस्ट्री में, मतलब पहला ऐसा टेंडेंसी बना दिया कि कोई राजा पपेट भी हो सकता है। याद है मैंने आपको जब अजात शत्रु पढ़ाया था तो बोला था उसने पहली बार अपने बाप को मार के राजा बना था। तो लोगों को समझ में आया कि बाप को मारा भी जा सकता है। ठीक है, कोई ना कोई शुरुआत करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जुल्फिकार यहां पे शुरुआत कर दिया कि कोई राजा पपेट हो सकता है और नोबल के पास सारी शक्ति आ सकती है। बट जुल्फिकार उतना चला नहीं, क्योंकि जो शुरू करता है वो उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं चला पाता। इसके बाद आए सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर, ये हिंदुस्तानी ग्रुप के नोबल थे। ठीक है, सैयद से नाम समझ में आ रहा होगा, मुस्लिम। ठीक है, लेकिन मैंने कल भी बताया था हिंदुस्तानी किसको बोलते थे? जो कन्वर्टेड हिंदू है, मतलब पहले हिंदू था अब कन्वर्ट हो चुका इस्लाम में, तो उसको हम हिंदुस्तानी ग्रुप बोलते थे। तो ये जो सैयद ब्रदर थे, इनकी मदद से फारूक सियार सत्ता पे आया और फाइनली वहां का शासक बना। इज इट क्लियर? लिखिए एक लाइन। He came to power with the support of Sayyid brother. He came to power with the support of Sayyid brother. दो भाई थे, सैयद ब्रदर इसलिए बोला, एक अब्दुल्ला खान, एक हसन अली खान। अब्दुल्ला खान एंड हसन अली खान। अब्दुल्ला खान एंड हसन अली खान। अब्दुल्ला खान और हसन अली खान। एज अ टेकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल स्टॉप के बाद, as a token of gratitude, अब्दुल्ला was appointed। अब देखो सिंपल सी बात है सर, कि मैंने आपको अगर कुछ दिया है तो रिटर्न में कुछ तो लूंगा, है ना? मैंने आपको राजा बनाया तो मेरा भी तो देखो, तो मुझे क्या बना दो आप? वजीर। वजीर का मतलब आप समझो प्राइम मिनिस्टर आज का, और इसको क्या बनाओगे? मीर बख्शी, इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का समझ सकते हो। ठीक है, तो दोनों को बांट दिया गया, वजीर बन गया बड़ा भाई और छोटा भाई मीर बख्शी। अब तो मजे ही मजे हैं, कौन राजा अपना काम करे, शराब पिए, औरतों के साथ खेले, और मैं तो देश चला रहा हूं। ठीक है, लिखिए इसको। अब्दुल्ला वाज अपॉइंटेड वजीर, अब्दुल्ला वाज अपॉइंटेड वजीर एंड हसन अली
एंड हसन अली मीर बख्शी, मीर बख्शी, मीर बख्शी। फारूक सियार was incapable and Farooq Siyar were incapable and influenced by flatterers, taking advantage of this, Sayyid brother took full control of administration, अब भाई अगर आप इनकैपेबल हो, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो आपकी फायदा तो भाइयों ही उठाएंगे ना। तो यही बोला गया है कि ये इनकैपेबल था, मतलब काम उतना आता है नहीं, और राजा बन गए तो कोई बात नहीं, राजा बनो, ठीक है, उसके बदले ये सारा काम देखते थे। हिंदी वाले लिखिए। फारूक सियार सैयद भाइयों की मदद से, फारूक सियार सैयद भाइयों की मदद से गद्दी पर बैठा, इसके बदले अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया गया। फारूक सियार अयोग्य शासक तथा ऐसे लिखो, फारूक सियार अयोग्य शासक था जिसका फायदा उठा सैयद बंधुओं ने मुगल कोर्ट की सारी प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में ले लिया। क्लियर है? अब आगे देखो, यहीं से लिंक है, इसी में जोड़ता हूं मैं। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो सैयद ब्रदर थे, ये हिंदुस्तानी ग्रुप को, हिंदुस्तानी नोबल थे, ठीक है? हिंदुस्तानी मतलब कहीं ना कहीं पहले हिंदू थे, तो हिंदुओं के लिए थोड़ा सा तो टॉलरेंस दिखाएंगे, है ना? तो इसकी जो पॉलिसी थी, ये थोड़ा टॉलरेंस थी टुवर्ड्स हिंदू रूलर। और हिंदू मतलब सब आप मान सकते हो, क्योंकि हिंदू का मतलब हिंदू में सब आ जाते हैं, नॉन इस्लामिक जितने भी रिलीजन हैं उन सबको हम हिंदू ही मानते हैं। तो ये भले राजपूत हो, जाट हो, ठीक है, इसके अलावा हिंदू हो, सबके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, कल मैंने आपको बताया था कि सिख गुरु जो गोविंद सिंह थे, उनके साथ
जहांदर शाह का अच्छा रिलेशन था, ठीक है। बट जहांदर शाह सॉरी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद आया बंदा बहादुर, है ना। और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख लोग रिवेल्ट कर दिए, है ना, विद्रोह कर दिए। सो फाइनली ये जो विद्रोह हुआ, सो इसको मारा गया, ठीक। तो ये मारने का काम सैयद ब्रदर यानी कि फर्रुख सियार के मतलब रीजन में ही हुआ था। तो फर्रुख सियार के टाइम पीरियड पे इनको गुरदासपुर में पकड़ा गया और फाइनली दिल्ली में एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट करना यानी मार देना, मतलब फांसी चढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि विद्रोह तो हुआ जहांदर शाह के टाइम पीरियड पे, बट इनको पकड़ा गया कहां से, तो गुरदासपुर से। गुर्दे निकाल देंगे हम, गुरदासपुर यहां से पकड़ा गया और फाइनली दिल्ली में इनको मार दिया गया, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। इसने इसने धार्मिक सहिष्णुता, देखो हिंदी वाले खुश हो गए भाई, पहली हिंदी। इसने धार्मिक सहिष्णुता, इसने धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी अपनाई, की पॉलिसी अपनाई जिससे हिंदुओं और बाकी सामंतों को बाकी सामंतों को फायदा हुआ। एक होता है पिलग्रिमेज टैक्स, ये क्या होता है समझो। कल आपने जिजिया समझ लिया था, है ना। एक होता है पिलग्रिमेज टैक्स। हिंदी में बताऊंगा, अभी पहले समझो। पिलग्रिमेज टैक्स का मतलब है कि ये कोई धार्मिक जगह है, ठीक है। तो आप धार्मिक जगह पे अगर जा रहे हो तो आपको टैक्स लगेंगे, ठीक है। अगर आप हिंदू हो तो आपकी जो धार्मिक जगह है, ठीक है, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, कैलाशनाथ चले गए, जहां पे भी जाओ, आप जब अपने धार्मिक जगहों पे जाओगे तो वहां के लिए आपको टैक्स लगेगा, उसी को बोलते हैं पिलग्रिमेज टैक्स। धार्मिक कर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जिजिया टैक्स क्या था, अगर आप नॉन इस्लामिक हो, यानी कि मुस्लिम नहीं हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर आप गैर मुस्लिम हो तो आपको अगर रहना है, अपनी धर्म को फॉलो करना है तो करो, बट आप हमें एक टैक्स दोगे जिसको हम जिजिया टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिजिया टैक्स एबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स भी एबॉलिश किया, ठीक। लिखिए। गद्दी पर बैठते ही इसने जिजिया कर समाप्त कर दिया। गद्दी पर बैठते ही इसने जिजिया कर समाप्त कर दिया और कई जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। They adopted the policy of religious tolerance. They adopted the policy of religious tolerance. They adopted the policy of religious tolerance and associated Hindu chief and nobles. Hindu chiefs and nobles in governance. They also abolished pilgrimage tax during their pilgrimage tax full stop during their tenure Sikh leader Banda Bahadur, अब बंदा बहादुर है भाई,
नाम भी क्या रखा है? ओए बंदा तू बहादुर है। हाँ सर बहादुर हूँ। बंदा बहादुर वॉज टेकन प्रिजनर फ्रॉम गुरदासपुर। गुरदासपुर टेकन प्रिजनर, प्रिजनर यानी उसको बंदी बनाना। प्रिजनर फ्रॉम गुरदासपुर एंड एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली। एंड एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली। हिंदी वाले लिखेंगे, कहाँ तक लिखे थे आपने? जिजिया कर और तीर्थ यात्रा कर हो गया था। ठीक है, आगे लिखिए। इसके शासनकाल में सिख इसके शासनकाल में सिख लीडर बंदा बहादुर को गुरदासपुर से बंदी बनाया गया। गुरदासपुर से बंदी बनाया गया तथा दिल्ली में मार दिया गया। क्या टोकेस? हाँ ये लिख लो, बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। ये बढ़िया शब्द है, बंदा की बंदी। अब आगे देखो नेक्स्ट एपिसोड। यहां तक कोई डाउट? नो? समझ में आ रहा है? पक्का? पूछो क्वेश्चन। बाकी लोग आवाज कैसे दब जाते हैं? पूछूं? ये तुरंत नोट्स नहीं दिख रही है? अच्छा चलिए। ये हमारा फारूक सियार भाई, ठीक है, मस्त एकदम रोले में। ऐसे बनाना चाहिए। ये हाथ में ये समझने वाले समझ गए। हाँ काम इनका यही था, ठीक है, अल्टीमेट। ये फारूक सियार है भाई को दिक्कतें हो गई, ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी से हमने एक फिजिशियन बुलाया, ठीक है। फिजिशियन यानी वैद्य। कैसे लिखते हैं? वैद्य। ये है, हाँ चलो। एक वैद्य आया, कौन? विलियम हैमिल्टन, ठीक है। और विलियम हैमिल्टन ने जो इसकी सिकाई की और जो भी किया, भाई खुश हो गया। अबे हैमिल्टन भाई इधर इधर आ, क्या चाहिए तेरे को? बोला सर कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले ले, मैं राजा। राजा है तू? तो फिर वो कौन है? सैयद ब्रदर। अच्छा मत बता इसको, ये थोड़ी जानता मेरे को। मैं राजा हूं, तू मांग। बोलता कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा सा व्यापार कर रहे थे, थोड़ा टैक्सवा उक्सवा देख लेते तो। बोलता जा, हम तुमको देते हैं रॉयल फरमान। और रॉयल फरमान का मतलब कि टैक्स फ्री ट्रेडिंग, टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब ये खुश, सर बीमार पड़ते रहना, मिलते हैं, बाय, चल दिया। अब बंगाल में इन लोग ट्रेड फ्री, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो आपको ये याद रखना है कि रॉयल फरमान किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछता है तो फारूक सियार। क्या हुआ था, किसको दिया? तो विलियम हैमिल्टन, फिजिशियन था। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछता ही है कि ये जो ट्रेड फ्री टैक्स फ्री ट्रेड का राइट है या रॉयल फरमान है, ये किस शासन काल में या किसके शासन काल में दिया गया? तो फारूक सियार आपको याद रखना है, ठीक है। इस एपिसोड को लिख लो। कब दिया था तो ये भी याद रख सकते हो, 1717 में। 1717 में। लिख लोगे कि लिखवाना है? हाँ लिख लो। मैं टिफिन लेके आया हूं, मुंह में खिला देता हूं। कितने नालायक बच्चे हो यार। लिखो रॉयल फरमान ऑफ 1717। टॉपिक डालो रॉयल फरमान ऑफ 1717। वन ब्रिटिश फिजिशियन विलियम हैमिल्टन, वन ब्रिटिश फिजिशियन विलियम हैमिल्टन
क्वैट फारूक सियार, क्वैट फारूक सियार, who was suffering from a disease, who was suffering from a disease, मतलब उस समय का सबसे बढ़िया जो वो है ना, मतलब काम वो वैद्य का ही था। राजा को अगर गलती से भी कुछ हुआ और आपने कुछ कर दिया अच्छा, तो भाई जो लेना है ले लो। तो आप गए हाँ, फिर आप भी गए, राजा मरा तो फिर आप थोड़ी बचोगे। Who was suffering from a disease, as a token of gratitude, लिखो, as a token of gratitude, he gave royal फरमान to the company, he gave royal फरमान to the company। याद रखना रॉयल फरमान क्या है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, टैक्स फ्री ट्रेड विथ बंगाल, इन बंगाल, सॉरी। टू दी कंपनी, नीचे प्रोविजन करके टॉपिक डाल लो, इसके क्या क्या प्रोविजन थे रॉयल फरमान में, वो चीज देखना है। आप लोग लिखिए तब तक। एक ब्रिटिश वैद्य, एक ब्रिटिश वैद्य विलियम हैमिल्टन, हैमिल्टन जिसने फारूक सियार के बीमारी का इलाज किया, जिसके फलस्वरूप उसे रॉयल फरमान दिया गया, शाही फरमान हिंदी में, ठीक है। लिखिए प्रोविजन में पहला, द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तीनों जगह पे मिल गया बाद में। द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ब्रो, तेरा भाई पीछे बैठा है, कौन, फारूक सियार, जा ट्रेड कर, जी ले अपनी जिंदगी। द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सामान पर लगने वाला कर। वैसे अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है गाइस, तो ऐसा नहीं पढ़े हो तो कब पढ़ोगे? टैक्स पढ़ लिए तो उसी में होता है कस्टम टैक्स, तो फिर कैसे बोल दिए कि टैक्स पढ़ लिए हो? आए नहीं पढ़े हो तो नहीं बोलो ना। लिखिए हिंदी वाले, कंपनी को बंगाल, बिहार और मद्रास में टैक्स फ्री, या ऐसे लिख लो कस्टम ड्यूटी के बिना व्यापार करने की छूट दी गई। अब ये देख लो, ये कहां भाग गया? हाँ गुड। बंगाल, बिहार, बम्बे कहाँ है पता है ना सबको? कहाँ है बंगाल? ये ठीक है, ये और ये मद्रास, ठीक है। पहला लिख लिए, दूसरा लिखिए, देखो ये बंगाल है, ठीक है। अब बंगाल में कोई ना कोई कोइनेज सिस्टम चलेगा। कोइनेज सिस्टम का मतलब होता है कि आप कोई भी पैसे तो चलाओगे ना, या पैसे नहीं, मुद्रास्फीति, कोई भी आपका मुद्रा होगा, ठीक है। इस मुद्रा को बनाने के लिए कोई ना कोई कंपनी होगी। जैसे आज भारत के लिए कौन मुद्रा बनाता है? आरबीआई। तो आरबीआई एक एंटिटी है, या फिर आरबीआई इज अ स्टेट हु मेंट कॉइन फॉर इंडिया। अब बोलोगे सर स्टेट कैसे हो गया? बोलोगे तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करके आओ, है ना? तो बोल तो दिया, आप क्या रिवाइज करने जाओ।
आरबीआई भी एक स्टेट है, ये स्टेट अलग है। दिस स्टेट इज बिलोंग टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 12 में क्या बोला गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, पढ़े हो ना? गुड। मैं नहीं पढ़ा है, ना मत बोलना, मेरे को पता है। तो आरबीआई जिस तरीके से हमारे लिए मुद्रा मेंट करता है, बनाता है, सेम उसी तरीके से फारूक सियार के लिए यानी लेटर मुगलों के लिए कोई ना कोई तो मुद्रा बनाने वाला होना चाहिए। तो हमने ये शक्ति दे दिया कंपनी को। ठीक है, और जब कंपनी को ये शक्ति दोगे तो आपको लग रहा है कि आप अच्छा किए हो हैं? आपने कस्टम फ्री ट्रेड दे दिया, आपने कॉइनेज बनाने के लिए। अब सोचो, मैं तो अपना कॉइनेज बना बना के इधर भरूंगा ना, मैं उधर कम दूंगा, इधर करप्शन बढ़ेगा कि नहीं? तो जब आप पूरे पैसा, आपका पूरा मतलब रॉयल्टी यहाँ पे आपको मिल रही है, तो आप पावरफुल नहीं होगे। तो कहीं ना कहीं ये लेटर मुगल की तो रीजन है ना हमारे यहाँ पे इंग्लिश की पावर बढ़ने पे। आप जो मन कर रहा है देते जा रहे हो। ठीक है, तो देखो बाद में जब हम देखे आज़ादी के बाद, जब ब्रिटिशर्स अपना बुक लिखते थे तो उनको भी नहीं पता था कि हम इंडिया को गुलाम बना रहे हैं, बट हम गुलाम बनते जा रहे थे। ठीक है, एक एक स्टेप हमारी गुलामी की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, जब आप कस्टम ड्यूटी फ्री किए, एक स्टेप गए, आपने कॉइन बनाने का पूरा शक्ति ही इनको दे दिया, कॉइन मेंट करने का। इसको भी लिखिए आप, सेकेंड पॉइंट। The company was also permitted to mint its own coin। खुद के सिक्के बना रहे हैं भाई। The company was also permitted to mint its own coin and further fortify कलकत्ता। कलकत्ता में अपने किले बना रहे हैं। अब सोचो, कल के दिन अगर आप कंपनी से नाराज हुए और कंपनी पे आक्रमण करोगे, तो क्या आप उस किले में के अंदर जब वो फायरिंग करेंगे, आप बचा पाओगे क्या अपने आप को? कभी नहीं। पहली चीज कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, दूसरी चीज कि वो अपने आप को पूरा फोर्टिफाई कर लिए, यानी कि किला बना के घेराव कर लिए। अब आप ना तो किला के अंदर घुस सकते, ना किला के अगल बगल रह सकते। ठीक है, तो इसको भी लिखिए, फर्दर फोर्टिफाई कलकत्ता। कंपनी को उसके खुद के सिक्के बनाने का अधिकार, लिखिए, कंपनी को उसके खुद के सिक्के बनाने का अधिकार दिया गया। कंपनी को उसके खुद के सिक्के बनाने का अधिकार दिया गया, तथा साथ ही, क्या हो गया, क्यों नहीं लिख रहे हो? तो बोलो ना, लिख लियो, फिर मैं क्यों गधे की तरह बोले जा रहा हूं? अच्छा गुड। एक तो यार सामने रहता है, तुम लोग पीछे चले जाते हो। नहीं, बैक बेंचर यहाँ पे भी बन सकता है। अगर 4 लोग हो तो 3 यहाँ बैठ जाओ, एक बैक बेंचर पीछे बैठ जाओ, वो भी बैक बेंचर है। बच्चों लिटरली। नेक्स्ट लिखो, द कंपनी सर्वेंट वर ऑल्सो परमिटेड टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड। अब सोचो, सरकारी के साथ साथ आप प्राइवेट मतलब ट्रेड करने की भी परमिशन दे रहे हो। ठीक है, द कंपनी सर्वेंट वर ऑल्सो परमिटेड टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड। देखो, जब भी कुछ लगे ना कि बहुत गलत हो रहा है, तो एक लाइन आप याद रखना, और वही लाइन अभी लिखवा रहा हूं। बट they were required to pay the same tax as Indian merchant। हिंदी वाले लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं। कंपनी के नौकरों को भी प्राइवेट व्यापार करने की छूट दी गई। निजी व्यापार करने की छूट दी गई, लेकिन निजी व्यापार करने की छूट दी गई, लेकिन उन्हें भारतीयों के जैसे
समान कर देना होता था, समान कर देना होता था। अब कौन गधा होगा जो साथ में सरकारी गुड्स लेके जा रहा है और अपना भी लेके जा रहा है और ईमानदारी से बोले सर 5 गुड्स मेरा है, ये लो टैक्स। कोई होगा क्या इतना ईमानदार? तो ये मतलब फारूक सियार अपने आप को समझ क्या रहा था भाई कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं? मतलब इसका जितना मिसयूज हुआ है ना इस प्रोविजन का, उतना मिसयूज किसी प्रोविजन का नहीं हुआ है। लोग क्या करने लगे, आपको अधिकार मिल गया, आप कंपनी के नौकर हो, आप अपना ट्रेड करने लग गए, ठीक है। अब ट्रेड का आप भले बोला गया है कि आपको सेम टैक्स देने पड़ेंगे जितना भारतीयों को देना है, बट ये सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। सरकारी गुड्स के साथ साथ वो अपने गुड्स भी डाल दिए, ठीक है। कौन देख रहा है, कौन चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मिसयूज इसका हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत? चलो एक लाइन, लास्ट लाइन लिखो। यहां पे क्या हुआ कि पहले समझ लो, यह है आपका फारूक सियार, ठीक है, और इधर है सैयद ब्रदर, सैयद ब्रो, ठीक है। अब इन लोग ताकतवर थे, नो डाउट, पावरफुल थे, दिमाग था, एक मिशन था, एक पर्पस था काम करने का। ये बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही वाला, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि इन दोनों का बनने नहीं लगा और ये इंटरफेयर करने लगा इसके काम में। एक्चुअली क्या होता ना, मैंने फर्स्ट लाइन लिखवाया था कि ये अयोग्य होने के साथ साथ दूसरे के इन्फ्लुएंस में भी आ जाता था। सपोज मेरे को कोई, मैं यहाँ पे मस्त बैठा हूँ, हाँ भाई, और शराब दे, ठीक है, पी रहा हूँ, सर पता है आपको क्या, अरे वो ना फारूक, अरे सैयद ब्रदर कुछ कर, हाँ कौन को। अब दूसरे की बात सुन सुन के अगर इनको काम नहीं करने दोगे तो भैया ये तो आपको नहीं रहने देंगे ना, क्योंकि राजा इन्हीं ने बनाया। तो ये फाइनली पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा विश्वनाथ के साथ मिलके, इसके बारे में हम मराठा में पढ़ेंगे, बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलके इसको फाइनली मार दिया। और मारने के बाद अपना फिर से 2 पपेट राजा बनवाया, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, रफीदुल्ला, रफी ऐसे करके नाम है, ठीक है। एक एक 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए बने, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत गलत हो चुका। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने चलो पपेट बना दिया, यहां तक सही है, बट आपने सर राजा को ही मारना शुरू कर दिया। तो जो नेक्स्ट रूलर बने वो कैसे मतलब ये इंश्योर करें कि आप मुझे नहीं मारोगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया और इसका मर्डर कर दिया बाद में। तो इसके बाद जो शासक बने वो हमेशा डर में रहते थे। सो फाइनली सैयद ब्रदर को भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, दोनों को मार दिया गया, दोनों भाई, अब्दुल्ला खान को भी और आपका हुसैन अली खान को भी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओए उठ जा, लिख इसको। when Farooq Siyar when Farooq Siyar was conspiring to get conspiring to get conspiring to get rid of Sayyid brother, rid of Sayyid brother, rid of Sayyid brother, they proved to be very clever for him, they proved to be very clever for him, excuse me, and with the help of Peshwa Balaji Vishwanath Rao, and with the help of Peshwa Balaji Vishwanath, they dethrone the emperor, blinded him and killed him, blinded him, दोनों आंखें ऐसे निचोड़ दिए और मार दिए, है ना। मस्त मजा आ गया होगा ना। गोटियां भाई, पहले के राजाओं के शौक भी अलग, मस्त गोटी खेल रहे हैं उसकी आंखों से, मस्त गोटी। भाई लिखो, फर्रुख सियार धीरे धीरे सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा
फर्रुखसियार धीरे धीरे सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। फुल स्टॉप। हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में, या डायरेक्ट लिखो, सैयद बंधुओं ने 1919 ईस्वी में, सैयद बंधुओं ने 1919 ईस्वी में, अरे हाँ सॉरी 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर फर्रुखसियार को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा बाद में हत्या कर दी। ठीक है, ये भी पहला इंसिडेंट था जब किसी नोबल द्वारा राजाओं की या शासकों की हत्या की जाने लगी। क्लियर है? तो इसके बाद 2 राजा आए, बट उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो आप मेंशन करना चाहते हो तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा है वो है आपका मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पे बाहर से इन्वेजन हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें, अब्दाली वगैरह सुने होंगे। ठीक है, मोहम्मद शाह अब्दाली, तो इसका इन्वेजन हुआ। कोहिनूर हीरा छीना, ये सब इसी टाइम पीरियड पे हुआ। तो इस एपिसोड को अपन कल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसको बस लिख लो आप, रफ़ी उद दर्जात, उसके बाद रफ़ी उद दौला। नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मोहम्मद शाह। तो आज का टाइम तो हो गया, कल अपन इसको पढ़ेंगे। कितना पढ़े हो आज, दिखाओ। 2 पेज पढ़ लिए, 2 ही राजा में। तो कौन सा तू इतना बड़ा कॉपी लेके आएगी? छोटा को, वो छोटा कॉपी है, तू भी तो छोटा ही है। कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। नो? अपन शुरू किए थे कहां से? अच्छा, उसी पे शुरू किया, उसी पे खत्म भी हो गया। ये मस्त दिख रहा है रंग बिरंगा। चलो, कोई डाउट है तो पूछो। रिवाइज कर रहे हो पक्का? कौन नहीं कर रहा है? बोल दो। कर रहा है? कल क्या पढ़े थे भाई? और सैटरडे को क्या पढ़ा था? ये क्या है? ये ऐसे पढ़ा था तो? हाँ, क्या पढ़ाया था? बहादुर शाह बहादुर था और जहांगीर शाह जहां। हाँ हाँ, रूल किया और हाँ, फिर हटा दिए। रिवाइज कर बे, रिवाइज कर। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।